आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी की जो लेखिका है बंग महिला है। इनका जो पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म सन 1882 में हुआ था वाराणसी में, ठीक है। और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का जो प्रकाशन हुआ है वो सरस्वती में हुआ है सन 1904 में, ठीक है। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। भगवान चंद्रदेव, आपको कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बातें मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तो तब तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। अब तो इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही है और एक ही स्थान पे करते आते हैं। यह क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। पर ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरमे नगर पर्वत जंगल झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हो गई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो लेखिका है किसको निवेदन पत्र देने की बात करती हैं, तो वो लॉर्ड कर्जन को पास भेजने निवेदन पत्र भेजने का दावा करती हैं, भेजने के लिए कहती हैं। किससे? भगवान चंद्रदेव से, ठीक है। आशा है कि वह आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उन्हें गौरांग जाति कुपित होगी। तो यहाँ इस लाइन से अर्थ है कि जो अंग्रेज थे वो भारतवासी और अपने लोगों में भेदभाव करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षपात का क्वेश्चन उठ जाता है कि उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो भेदभाव की नीति उनमें थी, भेदभाव की भावना थी अपने लोगों और भारतवासियों लोगों के बीच, ठीक है। और फिर आप तो इस सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी मिशन का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किसको? कमीशन और मिशन दोनों प्रिय हैं लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। आपको चंद्रलोक में जो रीति नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे अब वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना ही परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा
अंतर हो गया है। किसमें? कि उनकी जो सृष्टि है, चंद्रलोक की जो रीति और नीति सृष्टि है, वहाँ आज भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन अगर हम भारतवर्ष की बात करें, वहाँ भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। पहले क्या था हमारा भारत और अब क्या हो गया है। ठीक है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की जो ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंदी पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यदि आप इस बात को यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो 1 महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि ज़रूर चकरा जाएगी। यदि आपसे हमारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना। तो उस टाइम जो थी वो राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। ठीक है, वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघा पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। कौन? चंद्रमा की प्रिय सहयोगिनी दामिनी। ठीक है, भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सुदामनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मर गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने, श्वेतांग का मतलब है यहाँ पर जो अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ की उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारी शिक्षा पर ये एक तरीके से उन्होंने ताना कस दिया है कि हमारे यहाँ के जो युवक हैं काठ पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर नारी की दीनहीन स्थिति को दर्शाया गया है। बेचारी के भाग्य में विधाता की दासी वृत्ति ही लिखा है। ठीक है, हरिपदोद्वा त्रिलोक्य पावनी सुरसुरी के खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तक मोटे वृहदकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, कलकत्ता आदि को देखकर आप देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिशोभित नंदन कानन को भी मात देता है।
ईडन गार्डन किसको भी मात देता है? नंदन कानन को भी मात देता है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। उनका वाहन एक सुंदर मयूर है, बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित मैं सविनय आहूत करती हूँ। संभव है यहाँ के आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर संश्लेषण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वह आजन्म कलंक शायद यहाँ के वैज्ञानिक पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति पर काला धक्का छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत न होंगे? शायद आप ये बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा खोटा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अंतर्देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय के इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर दें। अब भारत में ना तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधारकों का साम्राज्य है और ना भारत की शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत राज्य का वैभव भोग कर रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अंग्रेज जाति के जो गोरे लोग थे उन्हीं को ही गौरांग महाप्रभु कहा गया। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य ले जाएं। फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? प्लेग जो है, प्लेग के आने पर क्या हुआ था? प्लेग पर हमें कंट्रोल नहीं कर पाए थे। एक तरह से होता है ना कि चिकित्सा जगत में प्लेग पर हम फेल हो गए थे, ठीक है। तो इस पर यही कि जब भारत ही, यहाँ के लोग भी, यहाँ के जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तो आपके देवलोक की जड़ी बूटियों से क्या ही होगा? प्लेग, ठीक है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर
चित्रगुप्त महाराज आपके यहाँ के दंड विधि कानूनों को बहुत कुछ सुधार करते हैं। यदि बोझ ना हो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। क्यों खरीद ले जाएं? क्योंकि जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता अधिक हो गए, तब उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि जब प्लेग की बीमारी आएगी तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, मृत्यु की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि टाइपराइटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा सहायक होंगे उस टाइम पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से आप टाइपराइटर ले जाएं। लेखिका कहती है चंद्रमा जी से, भगवान चंद्रमा जी से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलम में स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। ठीक है, तो इस कहानी में बहुत सारी चीज़ों का विवरण किया गया है। पहले तो ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, किसको? भगवान चंद्रमा जी को। ठीक है, और एक तरीके से इसमें राजनीति कहानी भी कहा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी राजनीतिक चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, महिला की दीनहीन स्थिति का वर्णन किया गया। उसमें दासवृत्ति को दिखाया गया है कि महिला कितनी मजबूर है। ठीक है, व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग ऐसे किया गया कि एक तरीके से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग इन्होंने किया है। ठीक है, और देश की बदहाल स्थिति का भी चित्रण किया गया है कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी कैसे मूर्ति बनकर खड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर भी व्यंग किया गया है कि भारत के लोग और अपने लोगों में किस तरीके से वो भेदभाव की नीति अपनाते हैं। ठीक है, प्लेग की बीमारी पर चित्रण किया गया है कि प्लेग की जब बीमारी आई तो उस पर भी कोई चिकित्सा जगत में इस पर भी कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इन सब सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इस कहानी में। तो आपसे मैं यहीं पर विदा लेती हूँ और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।